हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जो एमए फाइनल एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए और बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों भारत के भूगोल में अपन पढ़ रहे थे भारत का भौतिक विभाजन, और भारत के भौतिक विभाजन में अपन पढ़ रहे थे भारत का हिमालय का वर्गीकरण। दोस्तों हिमालय के वर्गीकरण में अपन ने भौगोलिक रूप से हिमालय का वर्गीकरण पिछले वीडियो में किया। आज अपन करेंगे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का दो तरीके से वर्गीकरण किया गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक प्रादेशिक वर्गीकरण। आज अपन पढ़ेंगे प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में। प्रादेशिक वर्गीकरण कह सकते हैं या दोस्तों नदी घाटियों के रूप में भारत को जो बांटा गया है। अपन ने देखा था कि जो भौतिक विभाजन था उसमें नॉर्थ से साउथ के रूप में विभाजन किया गया था। ऊपर वाले को ट्रांस, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर लास्ट वाला शिवालिक जिसे कहा गया था। आज अपन पढ़ेंगे भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, यानी कि नदी घाटियों के रूप में या फिर कह सकते हैं गार्ज के रूप में, घाटियों के रूप में, नदियों के बीच में भारत नदियों को आधार मान के या नदी घाटियों को आधार मान के भारत का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है, जिसको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैप में देखिए आप लोग, हिमालय यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है। भारत में 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको पहले अपन ने बांटा था नॉर्थ टू साउथ, आज अपन बांटेंगे वेस्ट टू ईस्ट। दोस्तों पहला जो वर्गीकरण है, पहला जो भाग है हिमालय का, जो सबसे वेस्ट में है, सबसे पश्चिम में है, उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच में फैला हुआ है। फिर इसके बाद में आता है कुमायूं हिमालय, जो सतलज और जो आगे वाली नदी काली नदी वहां तक फैला हुआ है। फिर आता है आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। और फिर आता है आपका कौन सा, असम हिमालय, असम हिमालय आपका तीस्ता से दिहांग नदी के बीच में फैला हुआ है। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन पंजाब हिमालय के बारे में। दोस्तों पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में फैला हुआ है। सिंधु और जो सतलज नदी है इसके बीच में फैला हुआ है, जिसकी दूरी 560 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 560 किलोमीटर है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक जो यहाँ पर हिमाचल हिमालय है और ऊपर वाला जिसे कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये वाला आपका यहाँ पर पंजाब आ गया। 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब, यानी कि नदी के बीच वाले क्षेत्र को आब कहा जाता है। नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? आब कहते हैं। और जो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है उसे पंजाब कहा जाता है। तो यहां पर पंजाब, कश्मीर, इसके अलावा हिमाचल जो प्रदेश है वो इस पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। पंजाब हिमालय को दो भागों में बांटा गया है, कश्मीर और हिमाचल हिमालय। 3 में भी बांट सकते हैं, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय और पंजाब हिमालय। आगे देखते हैं इसमें प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। प्रमुख स्थान है इसमें, प्रमुख श्रेणियां हैं काराकोरम जो अपन ने देखी थी, सबसे ऊपर काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, फिर उसके नीचे जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां पंजाब हिमालय में शामिल है। इसके बाद में दूसरा आता है आपका कौन सा, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय दोस्तों सतलज नदी से काली नदी के बीच में फैला हुआ है। काली नदी और सतलज नदी के बीच में जो फैला हुआ है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर है। कितनी है? 320 किलोमीटर है। और इसमें आने वाले प्रमुख स्थान है नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नैनीताल झील, ये सब इसी क्षेत्र में आते हैं। और प्रमुख जो दर्रे हैं वो दर्रे हैं मुलिंगला, तुनजोनला, ये प्रमुख दर्रे इसके अंतर्गत आते हैं। कुमायूं हिमालय जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड का क्षेत्र आता है और आपके यूपी का क्षेत्र आता है, यह लगभग 320 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नैनीताल झील, ये सब इसी क्षेत्र में आते हैं। थर्ड आता है आपका नेपाल हिमालय। दोस्तों कौन सा? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में फैला है। काली और तीस्ता, मैं इसको कहूं सिंधु बोल दूं, ये सतलज हो गई, ये काली हो गई, ये तीस्ता हो गई, ये और ये लास्ट में आपकी दिहांग हो गई। इस तरीके से दिहांग नदी इधर आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, तो इसे दिहांग, यानी कि जो नेपाल हिमालय है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। अधिकांश भाग इसका नेपाल में है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंचा जो भाग है वो भी यही है, क्योंकि यहाँ पर मकालू, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, सभी उच्च श्रेणियां, जो उच्च पर्वत श्रेणियां हैं वो यहीं पर पाई जाती है। और विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो भी यहीं पर पाई जाती है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं।
अच्छा देखते हैं, हिमालय का सर्वोच्च भाग है। दर्रे कौन से हैं? नाथुला, जलेमला, दिहांग, ये प्रमुख दर्रे हैं। अब दोस्तों आखिरी बचता है आपका कौन सा? असम हिमालय। असम हिमालय किसके बीच में? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में फैला हुआ है, जिसकी टोटल चौड़ाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। प्रमुख इसमें शिखर कौन से हैं? शिखर, पर्वत शिखर है इसमें नामचा बरवा, कुला कांगड़ी, सांगला काबरा, ये प्रमुख पर्वत शिखर है। कौन कौन से? नामचा बरवा, कुला कांगड़ी और सांगला काबरा। महत्व है, अच्छा ये आपका कंप्लीट हुआ आपका प्रादेशिक वर्गीकरण। एक था पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। नदियों की घाटियों को आधार बना के प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है भारत का, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व में, और 4 भागों में बांटा गया है, जो अपन ने इस तरीके से देखा। तो दोस्तों अपन ने भारत का भौगोलिक वर्गीकरण किया, अपन ने भारत का प्रादेशिक वर्गीकरण किया। अब अपन देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए इस हिमालय का, यानी कि जो भारत के नॉर्थ में हिमालय फैला हुआ है, इसका भारत की जलवायु या भारत की जैव विविधता या भारत के पर्यटन स्थलों के रूप में इसमें इसकी प्रमुख क्या महत्व है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जलवायु संबंधी विविधता। दोस्तों हिमालय के नॉर्थ में, उत्तर में साइबेरिया क्षेत्र पड़ता है। साइबेरिया जो क्षेत्र है वो एक बहुत ठंडा क्षेत्र है। तो नॉर्थ से साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को ये रोकता है और रोक कर भारत को गर्म रखता है। अगर ये ठंडी हवाएं भारत में एंटर करती तो भारत का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता। तो इसलिए एक तो क्या करता है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को आने से रोकता है भारत में। दूसरा और क्या है, जो मानसूनी पवनें आती है उनको भी रोक कर ये क्या करता है, भारत में वर्षा करता है। तो जलवायु संबंधी इसकी बहुत ज्यादा महत्व है। एक तो भारत को ज्यादा ठंडा होने से बचाता है, दूसरा भारत में मानसूनी वर्षा भी हिमालय पर्वत की वजह से ही होती है। अच्छा दूसरा देखते हैं नित्यवाही नदियां। दोस्तों जितनी भी सदाबहार नदियां हैं या सदावाहिनी या नित्यवाहिनी जो वर्ष भर बहती रहती है, जिनमें वर्ष भर पानी आता रहता है, वो सब नदियां कहां से ओरिजिनेट होती है? वो सब नदियां ओरिजिनेट होती है हिमालय पर्वत से। चाहे गंगा की बात करें, चाहे यमुना की बात करें, चाहे तिस्ता, काली, सिंधु, सतलज, इसके अलावा झेलम, चिनाब, रावी, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, सब नदियां कहां से ओरिजिनेट होती है? हिमालय पर्वत से निकलती है। इसलिए नित्यवाही नदियां भारत में लाने का काम कौन करता है? हिमालय पर्वत करता है। इसके बाद में देखते हैं उर्वर मृदा, यानी कि उपजाऊ, फर्टिलाइज सॉइल यानी कि उत्पादक क्षमता रखने वाली मृदा, वो कैसे विकसित हुई। दोस्तों अपन आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि यहाँ पर भारत का उत्तर का विशाल मैदान है, ये वाला जो पार्ट है ये उत्तर का विशाल मैदान है। तो दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ था? अपन ने देखा था सबसे पहले पठारी क्षेत्र बना, फिर हिमालय पर्वत बना, और हिमालय पर्वत से नदियां हिमालय पर्वत को काटकर जो इस क्षेत्र में जमा की, तो यहां पर जलोढ़ मृदा का मैदान बना, जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान बना, जो बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही उत्पादक क्षमता रखने वाला है। तो उर्वरक मृदा कहां से आई दोस्तों? हिमालय से आई। तो भारत में जो उर्वरक मृदा या मृदा की उत्पादक क्षमता है वो भी हिमालय की वजह से ही हो पाई है। आगे देखते हैं बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। दोस्तों भारत में ये हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, इसमें अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि भारत का ये क्षेत्र जैव विविधता के मामले में काफी धनी है। बहुत सारे ऐसे औषधीय वृक्ष पाए जाते हैं जिनका बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो जैव विविधता भी इसकी वजह से संपन्न हो पाई है। फलोद्यान यानी कि अलग अलग प्रकार के सेब, खुबानी, अखरोट, जो भी है अलग अलग प्रकार के फलों का उत्पादन हिमालय के जो स्लोप है, ढलान है, वहां पर किया जाता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर उन फलों के उगाने के लिए अनुकूल है। तो इसको एक फलोद्यान भी कह सकते हैं, जैव विविधता का तंत्र भी कह सकते हैं, और पर्यटन के रूप में भी ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। लाखों सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर नैनीताल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा शिमला, कुल्लू मनाली, बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ से, पूरे भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इसलिए भारत में इसका महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे अपन तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि हिमालय पर्वत भारत के लिए बहुत ही महत्व रखता है, चाहे जलवायु के हिसाब से देखें, चाहे जैव विविधता के हिसाब से देखें, चाहे उर्वरक मृदा के हिसाब से देखें, पर्यटन के हिसाब से देखें, फलोद्यान के हिसाब से देखें। हिमालय पर्वत भारत के लिए एक भारत का अभिन्न अंग है और भारत के लिए बहुत ही महत्व
रखता है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, इसके अलावा हिमालय का महत्व। आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे अपन भारत के उत्तर के विशाल मैदान के बारे में, उसका भी अपन वर्गीकरण प्रादेशिक हिसाब से भी करेंगे और भौगोलिक हिसाब से भी करेंगे। और इंपोर्टेंस अपन तीन बिंदु देखेंगे, उसका भौगोलिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण और उसके लिए उसका महत्व क्या है भारत के लिए। जैसे अपन ने हिमालय का देखा, ठीक वैसे ही उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।